हेलो भी एम एस सेकंड प्रॉपर स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो, हम बात कर रहे थे यहाँ पर दोष विकृति के बारे में, और दोष विकृति के अंदर हमारे अंदर कुछ सब टॉपिक आते हैं। टोटल 5 सब टॉपिक होते हैं, जिसके अंदर से आज हम तीसरा सब टॉपिक लेने वाले। सबसे पहले जो सब टॉपिक था वो निदान था, देन उसके बाद अग्नि का टॉपिक था, देन इसके बाद दोषों की वृद्धि का, क्षय का, प्रकोप का, और उनके सामान्य निदान और लक्षण यहाँ पर हमें देखने हैं। ठीक है, देखो ये चैप्टर ऑलरेडी आप पहले ही क्रिया शरीर के अंदर अच्छे से पढ़ चुके हो, लेकिन अभी आपको जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि मैं आपको एक बात पहले से ही बताता चलता आ रहा हूँ कि अगर आपको विकृति का ज्ञान करना है या रोग निदान का ज्ञान करना है तो उसके लिए आपको प्रकृति का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, प्रकृति यानी क्रिया शरीर का ज्ञान आपको होना जरूरी है। तो ये भी जो भी आपने क्रिया शरीर में पढ़ा था कि दोष की प्राकृतिक अवस्था, विकृत अवस्था, वृद्धि के लक्षण, क्षय के लक्षण, दोषों के प्रकार, ठीक है, वो सारे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं दोष। अब देखो, इतनी बात तो मैं आपको नहीं यहाँ पर क्रिया से तरह अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि दोष क्या होते हैं, दोष की अच्छे से डेफिनेशन, फिर दोष के अंदर क्या क्या चीज़ें रिलेट करते हैं। अगर आपको इतना सब कुछ जानना है तो मैंने पूरी क्रिया शरीर की प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ईयर की, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको जितनी बातें इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से भी बताने की कोशिश करूँगा, ठीक, ताकि आप यहाँ पर आगे आने वाले चैप्टर में इस रोग निदान के ज्ञान को अप्लाई कर पाओ। तो दोष के हम बारे में बात करें। दोष क्या होते हैं? आपके 3 दोष होते हैं, वात दोष होता है, पित्त दोष होता है और कफ दोष होता है। ठीक, तो ये दोष, अब इनको हम क्या कहते हैं कि दूषंति इति दोषा, मतलब जो दूषित करते हैं उन्हें हम दोष कहते हैं। अब ये दूषित किसको करते हैं? देखो, जो दोष होते हैं वो हमारे धातुओं को और मल को दूषित करते हैं। ठीक है, दोष हमारे धातु और मल को दूषित करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? यहाँ पर दोष कहते हैं। देखो, अगर आपने संप्राप्ति पढ़ी होगी, पहले पढ़ी होगी, या फिर मैंने फर्स्ट थोड़ी बहुत बताई होगी आपको, निदान के अंदर, पूर्व रूप के अंदर, संप्राप्ति के अंदर, सारी ही संप्राप्ति बताई मैंने आपको। तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी हम निदान का सेवन करते हैं तो हमारे दोष प्रकोपित होते हैं। ठीक, अभी जो दोष प्रकोपित होते हैं ना, मैंने क्या बताया कि दोष दूसरे के साथ समूर्छना करता है। यही जो दोष दूसरे की समूर्छना कर रहा है ना, ठीक है, दोष दूसरे समूर्छना कर रहा है। दूसरे क्या होते हैं? हमारी धातुएं होती है, जो 7 धातुएं होती है, 3 मल होती है, यानी जो जब भी अपनी प्राकृतिक अवस्था में होती है तो वो दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, मतलब दोष, दोष क्या होते हैं? दूषयंती थी दूसरा, मतलब जो दूषित करते हैं। ठीक है, जो दूषित करते हैं, किसको दूषित कर रहे हैं? जो दूसरे है। दूसरे क्या होते हैं आपके? ये दूसरे धातु है, मल है, इनको दूषित करते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर दोष कहते हैं। ठीक, अभी जो दोष वो 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष होता है, एक मानसिक दोष होता है। अब शारीरिक दोष में वात आता है, पित्त आता है, कफ आता है। मानसिक दोष में हमारी मेंटल से रिलेटेड है, रज और तम आता है। ठीक है, सत्व नहीं आता। ठीक, देखो, सत्व, रज, तम तीनों को त्रिगुण बोला गया है। वैसे तो तीनों को त्रिगुण बोला गया है, लेकिन मानसिक दोष के अंदर रज और तम ही आते हैं। ठीक, फिर हम दोष की 2 अवस्थाएं देखते हैं, एक होती है प्राकृतिक अवस्था, एक होती है विकृत अवस्था। प्राकृतिक अवस्था क्या होती है भाई? देखो, प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें दोष जो अपने एक बैलेंस स्टेट में रहते हैं और जो भी कार्य है शरीर का वो सारा करते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल स्टेट में रह के अपने अपना सारा कार्य करते हैं, कि वात का जो कार्य होता है, पित्त का, कफ का, सब अपना अपना कार्य करते हैं। लेकिन विकृत अवस्था में क्या होती है? यही दोष या तो बढ़ जाएंगे या ये दोष ये घट जाएंगे। ठीक है, देखो, अब दोषों की वृद्धि, क्षय का प्रकोप सामान्य लक्षण बताया गया है, कि मतलब ये दोष बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, इनका एक सामान्य लक्षण बताया गया है। इस सामान्य लक्षण में क्या बताया गया है कि दोषों का सामान्य गुणधर्म वाले आहार विहार से अधिक दोषों की सेवन में। देखो, सर्वदा सर्वदा मतलब सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ा हुआ ना आपने, सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम हास रहितो विशेषस्य प्रवृत्ति रूपस्य। तो उसमें क्या बताया गया है कि जिस तरह के आप भाव का सेवन करते हो उसी तरह के भाव का यहाँ पर वृद्धि होती है। जैसे हम बताया करते थे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, उसी तरह यहाँ पर भी ये बता रही है कि जिस दोष के समान गुण वाले आप आहार विहार का सेवन करोगे उसी की वृद्धि हो जाएगी। और ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर मैं कफ के दोष के गुण समान खाता हूँ, मतलब ऐसा आहार विहार खाता हूँ जिसमें कफ दोष के समान गुण है, कि वो गुरु है, वो स्निग्ध है, वो मृदु है, वो श्लेक्षण है, वो शीत है, तो वो किसको बढ़ाएगा? कफ दोष को बढ़ाएगा। ठीक है, और इसके विपरीत कर दो तो उसका क्षय करेगा। देखो, यहाँ पर वृद्धि और क्षय का 2 सीधा सामान्य विशेष सिद्धांत लगाना है, कि अगर आप ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे हो जो दोषों के समान हो तो वो प्रकोप करेगा, अगर ऐसे आहार विहार का सेवन कर रहे हो वो दोषों के विपरीत हो वो क्षय करेगा। तो वृद्धि और क्षय का दोनों को आपको यहाँ पर सामान्य लक्षण पता लग गया सामान्य विशेष सिद्धांत से। यहाँ पर आप लिख सकते हो इन दोनों के अंदर सामान्य विशेष सिद्धांत, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर हम बात करते हैं दोषों की प्रवृत्त अवस्था। दोषों की देखो, अब यहाँ पर बताया गया है कि दोषों की प्रवृत्त अवस्था मतलब कि दोष लक्षण कब ज़्यादा आएंगे। दोषों देखो,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब दोषों की प्रावरावस्था होगी, मतलब जब दोष की जो वृद्धि वो बहुत ज़्यादा होगी तो लक्षण ज़्यादा देखने को मिलेंगे। भाई क्या होता है कि जब भी आप निदानों का सेवन करते हो, जितने ज़्यादा निदान होंगे उतने ज़्यादा दोष प्रकोपित होंगे, जितने ज़्यादा दोष प्रकोपित होंगे उतने ज़्यादा दोष से प्रकोपित होंगे, जितने अगर दोष से प्रकोपित हो रहे हैं उतने ज़्यादा लक्षण उत्पन्न होंगे, उतनी ज़्यादा व्याधि होगी। तो यहाँ पर भी क्या है कि दोष की अगर प्रभावस्था है तो लक्षण ज़्यादा आएंगे, और अगर क्षीण अवस्था है तो लक्षण कम आएंगे, और सम अवस्था है तो प्राकृतिक रूप में रहते रहते सब अपना कार्य करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर दोष की प्राकृतिक और विकृत अवस्था। फिर इसके देखो, अब इसी को आचार्य सुश्रुत ने एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, और आचार्य सुश्रुत ने यथाबल दोषों की वृद्धि को इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखो उन्होंने बताया है कि अगर आप एक भाव से करते हो तो जैसे कि हमारे सीधु रोक्ष गुण की वृद्धि होगी। देखो मैं इसको समझाता हूँ, अभी ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो अगर आपने वात के गुण का श्लोक याद करा होगा चरक सूत्र स्थान 1 में, जो है कि रुक्ष शीत लघु, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो विशद खरा, ऐसे था। ठीक है, देखो मैं इस श्लोक को काफ़ी बार भूल जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे तो बहुत आसान श्लोक है। ठीक है, तो सूक्ष्म चलोथ विशद खर क्यों भूल जाता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो मेरे को जो ना अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का बहुत अच्छे से याद था। ठीक है, ये मैंने नहीं करा था अपने टाइम पे, तो देन इसके समय थोड़ा सा भूल जाता हूँ, कन्फ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप चरक का या भागवत का कोशिश करा करो, एक को अच्छे से करो। ठीक है, एट अपने अभी के लेवल पे। ठीक है, फर्स्ट BA में सेकंड प्रोफ के, मतलब जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते। पीजी के पर्पज से, यूजी के पर्पज से कर सकते हो, पीजी के पर्पज से आपको कई आचार्य का रखना पड़ता है। तो याद रखना कि रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलो विशदम करम, तो यहाँ पर 7 गुण है जो वात के। तो अगर मान लो ये एक भाव से भी हो सकता है, ये 2 भाव से हो सकता है, ये 3 भाव से हो सकता है, समझ रहे बात को, या फिर वो सारे भाव से हो सकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो जितने मान लो निदान है, मतलब इन निदानों, मतलब कितने निदान, एक निदान की वजह से, 2 निदान की वजह से, या 3 निदान की वजह से, ठीक है, हमारे दोष प्रकोपित हो रहे हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि केवल एक निदान की वजह से, मान लो रुक्ष की वजह से ही हमारा निदान प्रकोपित हो रहा है, या रुक्ष और शीत की वजह से, रुक्ष प्लस शीत की वजह से, ठीक है, इन निदानों की वजह से हमारा दोष प्रकोपित हो रहा है, या फिर 3 निदान की वजह से हमारा दोष प्रकोपित हो रहा है। तो जितने ज़्यादा निदान होंगे उतना ज़्यादा दोष प्रकोपित होगा, उतने ज़्यादा आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है, जैसे कि बताया गया है कि एक भाव से, जैसे वात की वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है कि जो वात की वृद्धि है ना वो केवल रुक्ष गुण की वजह से है। ठीक है, रुक्ष गुण की वजह, जैसे कि सीधु, अगर आप सीधु का सेवन करोगे तो उसमें रोक्ष गुण है। ठीक, फिर 2 भाव की वजह से क्या है कि रुक्ष और शीत गुण, अगर आप एक का सेवन करोगे तो उसमें रुक्ष गुण भी है, इसमें शीत गुण भी है। तो इसमें 2 भाव से हमारे वात की वृद्धि हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक भाव से वात की वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर 2 भाव से, 3 भाव से, मतलब रुक्ष भी है, शीत भी है, लघु भी है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है चौलाई का साग, सभी भावों से जिसमें कलाया आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल है मटर। ठीक है, अगर आप मटर का सेवन करोगे तो मटर में क्या है कि रुक्ष गुण भी है, शीत भी है, लघु भी है, सूक्ष्म भी है, सलो भी है, विशद भी है, खरी है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो हमारा वात की वृद्धि करता है वो कौन करती है, मटर करती है। ठीक है, तो इस तरह से रख सकते हो। देखो ये एग्जाम्पल मैंने ऐसे सीक्वेंस से रखे, एक भाव मतलब रुक्ष है, दूसरे में रुक्ष और शीत है, तीसरे में रुक्ष शीत लघु है। इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा आप निदानों का सेवन करोगे तो उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर दोषों की भी वृद्धि देखने को मिलेगी। फिर वहीं पर एक भाव के अंदर ऐसे ही आप पित्त के अंदर बता सकते हो कि अगर आप तिल की बात करते हो तो तिल में केवल उष्ण गुण होता है, और अगर 2 भाव से बात करते हो अजवाइन तीक्ष्ण भी होता है, उष्ण भी होता है। 3 भाव से हिंग की बात करते हैं तो कटु तीक्ष्ण उष्ण गुणों के कारण होता है, और सभी भाव से अगर हम कटुरस का सेवन करते हैं तो कटुरस के, मतलब अगर मग का सेवन करते हैं तो यहाँ पर हम सभी भावों से, तो इस तरह से बताएगा। देखो यहाँ पर एक्चुअली ऐसे आपको कोई रटना नहीं है, बस नॉर्मली जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक भाव से किस तरह से दोषों की वृद्धि होती है, 2 भाव से, 3 भाव से, वो आपको अच्छे से समझ लेना है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धि के भेद, या तो चय जन्य, चय मतलब किसी चीज़ का संचय होगा, और फिर प्रकोप होगा, मतलब जो चय है ये चय बाद में जाके क्या होता है, इसका प्रकोप होता है। जैसे हम पढ़ते थे ना कि जो ऋतु का संचय होता है, ऋतु का क्या होता है, संचय होता है, ऋतु का प्रकोप होता है, प्रसर होता है, ऋतु का नहीं दोषों का। ठीक है, जैसे यहाँ पर दोष लिख दी कि ये बात दोष है, फिर दोष है, कब दोष है, तो इन दोषों का संचय प्रकोप प्रसर होता है अलग अलग ऋतु के अंदर, जिसको मैंने आपको ट्रिक्स याद कराया था 452। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाता था, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा, तो यहाँ पर आ जाता है वर्षा, यहाँ पर शरद, और यहाँ पर बसंत। ठीक है, बसंत। अब इससे पिछले वाली ऋतु संचय हो जाएगी, और इनसे अगले वाली ऋतु इनका प्रशमन कहलाएगी। ठीक है, तो और एक बात और ध्यान रख लेना कि यहाँ पर जैसे इससे पिछली वाली ऋतु कौन सी हो जाएगी,
शिशिर हो जाएगी। ठीक, तो अब मैं आपसे एक डिफरेंस पूछता हूँ कि कौन से आचार्य ने यहाँ पर शिशिर माना था और कौन से आचार्य ने यहाँ पर हेमंत माना था। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, ये बात मैं आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाता आ रहा हूँ, और अगर आपको मेरे लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर नहीं पता है, अगर पहली बार आए हो तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पर आपको उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, अब हम एक एक करके दोषों के बारे में देखते हैं। जैसे अभी हम बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे वाद दोष के बारे में। ठीक है, वाद दोष के बारे में अच्छे से देखेंगे, देन उसके बाद पित्त दोष के बारे में, देन उसके बाद कफ दोष के बारे में। देखो, अभी जो वाद दोष का जो श्लोक है, इसको हम बोलते हैं भौतिक गुण, या फिर एक नॉर्मल गुण भी बोल सकते हैं, फिजिकल गुण, फिजिकल क्वालिटीज़ की। वाद जो होता है रुक्ष होता है, शीत होता है, लघु होता है, सूक्ष्म चलो विसर्जन करम। ठीक है, चरक सूत्र स्तन वन का श्लोक है। व्युत्पत्ति देखते हैं। ठीक, अब देखो दो चीज़ होती है, एक होती है व्युत्पत्ति, एक होती है निरुक्ति। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, व्युत्पत्ति निरुक्ति में क्या होता है। देखो, व्युत्पत्ति मतलब व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है, निरुक्ति मतलब शास्त्रीय दृष्टि से अर्थ। तो यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ है और निरुक्ति मतलब शास्त्र की दृष्टि से अर्थ। तो एक बार आप लिख लो कि अगर व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे व्युत्पत्ति में व्यय ये आ रहा है तो यहाँ से क्या रख लोगे, व्याकरण की दृष्टि से अर्थ। फिर आता है निरुक्ति, तो निरुक्ति को आप डायरेक्टली याद रख सकते हो फिर कि निरुक्ति में क्या हो जाएगा, शास्त्र की दृष्टि से क्या अर्थ है। जैसे यहाँ पर वाद दोष के व्युत्पत्ति की बात करते हैं तो इसमें वा गति गंधी में धातु होती है, उसमें अगर आप तुन प्रत्यय लगा दोगे तो ये जो वाद शब्द है वो बन जाएगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, इस शब्द का जो अर्थ होता है, इसके तीन अर्थ होते हैं, गमन, ज्ञान और प्राप्ति। गमन, ज्ञान और प्राप्ति। ठीक है, और जैसे कि गमन मतलब मूवमेंट कराने के लिए हो रहा है, और ज्ञान मतलब जो न्यूरो रिलेटेड जितने भी कारण होते हैं, जैसे कि हम मॉडर्न में नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, न्यूरो सिस्टम पढ़ते हैं ना, वो सारा मॉडर्न में हम वाद से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब प्राप्ति मतलब जो भी परिणाम प्राप्त धातु है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य भी कौन करता है, हमारा वाद करती है। ठीक, जैसा आपने रक्त से रक्त बन रहा है, रक्त से मांस बन रहा है, तो इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो ले जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रही है, वायु कर रही है। फिर हम वाद का संचय में देखेंगे, प्रकोप में देखेंगे, समन में देखेंगे। अब देखो वाद का संचय में कारण क्या है। देखो तीन चीज़ बताइए यहाँ पर, संचय, प्रकोप और समन। समझने बाद को तीन चीज़ बताई गई है, संचय बताया गया, प्रकोप बताया गया और समन बताया गया। चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कुछ चीज़ें। देखो, दो चीज़ याद रखना, एक आचार्य चरक की चीज़ याद रखना, एक आचार्य सुश्रुत की चीज़ याद रखना। जो आचार्य चरक थे इन्होंने तीन चीज़ बताई है। पहले बताया कि चीज़ों का संचय होता है, देन उसके बाद प्रकोप होता है, देन उसके बाद समन हो जाता है। ठीक है, ये बताइए हमारे आचार्य चरक ने तीन चीज़ें। आचार्य सुश्रुत ने हमारे षड क्रियाकाल बताई थी, उन्होंने बताया संचय होता है चीज़ों का, प्रकोप होता है और वो फिर प्रसर करती है, देन फिर स्थान संश्रय लेती है, देन व्यक्त अवस्था, देन भेद अवस्था। ये 6 चीज़ होती हैं। ठीक, तो इनमें कन्फ्यूजन मत होना। आचार्य चरक ने कहा है कि पहले क्या होगा, दोषों का इकट्ठे होंगे। जैसे कि आपने मान लो कि बहुत ज़्यादा मीठा खाया, ठंडे के मौसम थे, हेमंत ऋतु थी, शिशिर ऋतु थी, बहुत ज़्यादा आपने ठंडा खाया, मीठा खाया, जिसकी वजह से आपने क्या हुआ, धीरे धीरे कफ का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है। कफ का संचय हो रहा है। जैसे ही बसंत ऋतु आती है, मार्च अप्रैल का महीना आता है, वो धीरे धीरे क्या पर करने लगता है, कफ सूर्य के संताप से पिघलने लग जाता है। ठीक है, ये कफ क्या में पिघलने लग जाता है। ठीक, अब जैसे ही हमारे पास आ जाए ग्रीष्म ऋतु आएगी, बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आएगी, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा, रूखता आती है, जिसको क्या करती है, वो कफ को सुखा देती है और अपने आप यहाँ पर कफ का क्या हो जाता है, समन हो जाता है। ये बताते हैं हमारे आचार्य चरक। ठीक है, और आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं कि पूरी की स्टेज बताते हैं कि दोषों का संचय होने के बाद वो प्रकोप करते हैं, वो फैलते हैं, वो इनका स्थान संचय होता है, देन व्यक्त होता है, देन भेद होता है। और जो हर एक स्टेज बताई गई है उनको अवसर बताया गया है। ये चिकित्सा के 6 अवसर होते हैं कि इन चिकित्सा के 6 अवसर में अगर आप चिकित्सा को या डिजीज़ को ठीक कर देते हो, ट्रीट कर देते हो, तो आपको रोग नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि दोषों को अगर आप संचय के में ठीक कर देते हो, प्रकोप में ठीक कर देते हो, प्रसर में ठीक कर देते हो, स्थान संचय में ठीक कर देते हो, तो आपको जो वो दोष है वो प्रकोपित हुए हैं वो व्याधि में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, इस वजह से इसको चिकित्सा के 6 अवसर भी बोले गए थे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि वात का संचय में कारण, कि वात का आखिर संचय क्यों हो रहा है। देखो, अगर आप वात का संचय देखोगे तो यहाँ पर एक उष्णयुक्त रुक्ष आहार है। देखो, उष्ण क्या कर रहा है, वो वात को बढ़ा रहा है, वात को कम कर रहा है, और रुक्ष आहार वात को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फैक्टर तो वात को कम कर रहा है और एक फैक्टर वात को बढ़ा रहा है, इस वजह से इसका संचय हो रहा है। ठीक है, संचय में कारण क्या है, संचय का कारण ये है कि उष्णयुक्त रुक्ष आहार। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको संचय के अंदर कोई भी सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे।
प्रकोप में क्या कारण है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था प्रकोप में, जो 200 का यहाँ पर प्रकोप हुआ था संचय में नहीं हुआ था। क्योंकि संचय में क्या रहा था, मतलब मैंने एग्जाम्पल की तरह बताया है, क्योंकि इसके अंदर एक फैक्टर तो दबाने वाला होता है, एक फैक्टर बढ़ाने वाला होता है, इसलिए वो इस संचय में प्रकोप नहीं हो पाता है। ठीक है, अब जब प्रकोप अवस्था आती है तो इसमें जो दोनों फैक्टर हैं, दोनों फैक्टर क्या करेंगे, वात के। अगर मान लो यहाँ पर पित्त होता है तो दोनों फैक्टर किससे रिलेट करते हैं भाई, यहाँ पर उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है। अगर वात है तो वात से रिलेट करते, मतलब शीत होगा, रुक्ष होगा। अब जरूरी नहीं मैं ये जो दोनों फैक्टर बता रहा हूँ आप शीत रुक्ष ही लिखो, मैंने आपको पूरा श्लोक बताया है, लघु लघु सॉरी रुक्ष रुक्ष शीत लघु सूचम चलो विसर्जन करम, ये पूरा श्लोक बताया गया है। उस श्लोक में से आप कोई भी दो फैक्टर लिख सकते हो जो बात का प्रकोप करते हैं। अब समन के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों फैक्टर क्या हो जाएंगे, घटाने वाले हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये उष्ण भी क्या कर रहा है, वात को कम करेगा, स्निग्ध भी क्या करेगा, वात को कम करेगा। अब मैंने जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही लिख सकते हो आप। अब आप कोई भी दो फैक्टर लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जो कफ के जो होंगे या पित्त के जो होंगे उनमें से आप कोई भी दो फैक्टर लिख सकते हो। ठीक है, जो क्या करेंगे यहाँ पर आप वात को कम करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर एक फैक्टर बढ़ा रहा तो एक घटा रहा तो इसलिए संचय हो रहा था। यहाँ पर दोनों फैक्टर बढ़ा रहे तो प्रकोप हो रहा है, यहाँ पर दोनों फैक्टर घटा रहे तो यहाँ पर समन हो रहा है। अब जो एग्जांपल मैंने लिए वही आपको लेना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको तीनों श्लोक याद होने चाहिए, वात के, पित्त के और कफ के गुण के, तो उसके रिलेट से आपको याद रख सकते हैं, बस फैक्टर आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं वात प्रकोप के हेतु। ठीक है, वात प्रकोप के हेतु में क्या है कि देखो, मतलब वात को बढ़ाने वाले कौन कौन से कारण बताए गए यहाँ पर। तो पहला जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि आहार निदान, मतलब ऐसे आहार द्रव्य का सेवन करते हो जो वात को प्रकोप करता है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इनकी वजह से, क्योंकि इसमें दोषों के बारे में बताया गया है। जब भी आप देखो किसी डिजीज के अंदर दोष होते हैं, ठीक है, मान लो कोई डिजीज अतिसार डिजीज पित्त की वजह से हो रहा है, तो उसके जो सामान्य निदान क्या हो जाएंगे कि सामान्य मतलब आप पित्त ज़्यादा आर का सेवन कर रहे हो, तो इस वजह से आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये पता होना चाहिए कि किन किन वजह से कि पित्त बढ़ता है, किसकी वजह से अन्य वात बढ़ता है, किसकी वजह से कब बढ़ता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं मानता हूँ ये चैप्टर आप पहले भी ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ये चैप्टर आपके आगे बेशक मैं कोई क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से ना आए, मुझे भी लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन आएगा, पर फिर भी इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं इसको समझने में, क्योंकि अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो इससे जो है आपकी एक नॉलेज बनेगी। जब भी आप कोई डिजीज़ पढ़ोगे तो उस डिजीज़ में लिखा होता है कि या तो वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है, या वात की वजह से, या पित्त की वजह से है, तो पित्त दोष की वजह से है। अगर आपको यहीं पर ये लक्षण याद हो जाएंगे तो आप आराम से वही ये लक्षण सेम कहीं भी लिख सकते हो जहाँ पर जिसके अनुसार दोष की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो आहार निदान में क्या है कि रूक्ष द्रव्य को सेवन, कठिन द्रव्य का अतिसेवन, तिक्त द्रव्य का अतिसेवन, कसाय द्रव्य का अतिसेवन, अतिशीत द्रव्य। देखो एक फैक्टर तो मैं आपको बता देता हूँ, 6 रस होते हैं, मधुर रस होता है, अम्ल होता है, लवण होता है, कटु होता है, तिक्त होता है, कसाय होता है। जो शुरुआत के 3 रस है वो हमेशा कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, वात को समन करने वाले होते हैं। निचले फैक्टर इसके अपोजिट चल रहे, वात को बढ़ाते हैं, कफ को कम करते हैं। और ये 3 क्या करते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, और जबकि ये 3 क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। ठीक है, वात को बढ़ाने वाले कटु, तिक्त, कसाय, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, नहीं गलत नहीं, सही है। ये वात को बढ़ाने वाले, कफ को कम करने वाले। ठीक है, मैं थोड़ा इसकी वजह से परेशान हो गया था, पर ये ऐसा ही पैटर्न होता है। तो यहाँ पर भी देख लो कि कसाई द्रव्य का अतिसेवन करने की वजह से कसाई द्रव्य क्या करता है, वात को बढ़ाता है, तिक्त द्रव्य वात को बढ़ाता है, और हमारा कसाई द्रव्य भी। ठीक है, ये ना तिक्त द्रव्य हो गया, कसाई द्रव्य हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कटु द्रव्य का नहीं, कटु द्रव्य बढ़ाता है लेकिन कटु द्रव्य इतना नहीं बढ़ाता है। देखो अब कटु द्रव्य आप ये कह सकते हो सर कटु, तिक्त, कसाय तीनों ही तो वात को बढ़ा रहे हैं, फिर 2 ही क्यों लिए गए हैं, कटु क्यों नहीं लिया? क्योंकि कटु मेनली क्या करता है, वात को कम करने का भी काम करता है, थोड़ा बहुत बढ़ाने का भी काम करता है। ठीक है, आपने जो आप आगे जाके पढ़ोगे द्रव्य गुण के अंदर 3 चीज़ होती है, परवर होता है, परवर तर तम, परवर तर तम, इस तरह की कुछ चीज़ें होती है जो एक तरह की डिग्री बताती है कि डिग्री ऑफ डोमिनेंस से बताती है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बहुत कम होता है वात को बढ़ाने वाला, इसलिए केवल तिक्त और कसाय को लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखो पीसीएम की बहुत सारी गोली होती है। ठीक है, पीसीएम की बहुत सारी चल रही है आजकल, तो बेस्ट कौन सी है, तो उनमें वही वाली बात आ जाती है। फिर आती है बिहार द्रव्य के अंदर कि आप बहुत ज़्यादा की व्यायाम कर रहे हो, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो, अवतर्पण करा रहे हो। ठीक है, तो अवतर्पण 3 प्रकार का होता है, आपने पहले पढ़ा होगा लंघन। ठीक है, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ कि लंघन वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य लंघन को 3 प्रकार का बताया गया है कि एक होता है लंघन, एक होता है लंघन पाचन, एक होता है दोषों का अवसेचन।
देखो, जब आपको कह रहा है कि दोस्त थोड़े बड़े हुए हो तो उल्लंघन करा सकते हो, जब मध्यम बड़े हो तो उल्लंघन पाचन, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हो तो दोस्तों का अपसेचन करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा दोस्त बढ़ जाते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है खींच के, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों में अपसेचन। ठीक है, तो ये होता है अपतर्पण के 3 प्रकार के। ठीक, देन उसके बाद हम बात करते हैं ऊंची जगह से गिरना, भागना, अंग भंग, धातुओं का क्षय। देखो धातु क्षय का इंपॉर्टेंट है कि धातुओं की जैसे वात का प्रकोप भी होता है, वात के प्रकोप की वजह से भी धातु क्षय होता है। या फिर जागरण, मतलब रात में जागते हो, वेगों का धारण करते हो, अधिक बलवान से लड़ाई, मतलब जो बहुत ताकतवर व्यक्ति है उससे लड़ोगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा बल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इस केस में भी क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर वात का प्रकोप होगा। ये हो गए व्याहृत निदान। अब अगर हम बात करते हैं मानसिक में, क्या है, अति शौक, अति त्रास में, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में, टेंशन वगैरह में रोते वगैरह रहते हो तो यहाँ पर भी वात की बढ़ती है। अब काल के अनुसार देखते हैं कि वर्षा ऋतु में वात बढ़ता है, सभी जानते हैं। ठीक है, देखो जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3 दोष होते हैं कि वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, और यहाँ पर इन दोषों का प्रकोप कौन सा होता है, 452 आपको याद रखना था कि चौथे नंबर पे बस इसका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, 5वें पे शरद आता है, दूसरे पे हमारा शिशिर वसंत आता है। ठीक है, तो इन ऋतुओं में इसका क्या होता है, इन ऋतुओं में क्या होता है, इनका प्रकोप होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं वात की, तो वात का क्या होता है, वर्षा ऋतु में प्रकोप होता है। ठीक है, अब आगे ऐसे हम पित्त के बारे में बात करेंगे तो पित्त का किस में होगा, शरद ऋतु में प्रकोप होगा। कफ का किसके अंदर होगा, बसंत ऋतु के अंदर प्रकोप होगा। तो इस तरह से हमारे ऋतु के अनुसार प्रकोप होता है। फिर हम बात करते हैं भोजन के अनुसार। देखो यहाँ पर बताया गया है कि भोजन के जीर्ण होने के पश्चात, जब भोजन का जीर्ण हो जाए तो उसके पश्चात वात का प्रकोप होता है। देखो मैं सबसे पहले आपको यही बताता आ रहा हूँ, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग कफ से करनी है, देन पित्त से करनी है, देन वात से करनी है। ठीक है, चाहे किसी भी केस में हो। जैसे अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में भी क्या होता है, सबसे पहले कफ प्रकोपित रहता है, फिर जब हम यंग होते हैं तो पित्त प्रकोपित रहता है, जब हम बूढ़े होते हैं तो वात प्रकोपित रहता है। या फिर हम भोजन की अवस्था करते हैं कि जब हम खाना स्टार्ट करते हैं तो कफ रहता है, देन उसके बाद पित्त बढ़ता है, और जब पित्त बढ़ने के बाद जब इसका डाइजेशन हो जाता है तो वात बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, देखो सबसे पहले कफ इसलिए बढ़ता है ताकि जो आपकी बॉडी में मतलब जो भी वात बढ़ी हुई है उसको थोड़ा समन कर सके और थोड़ा सा स्निग्ध वगैरह। ठीक है, मतलब एक तरीके से थोड़ा स्नेहंस रहे। ठीक है, जैसे मान लो ये अमास है तो इस अमाशय में थोड़ा सा स्नेहंस वगैरह रहे, थोड़ा सा मृदु रहे वो खाना अच्छा पचने के लिए। पित्त क्यों बढ़ता है, ताकि उस खाने को पचा सके। वात क्यों बढ़ता है, ताकि पचे हुए खाने को हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, इसलिए वात बढ़ता है लास्ट में जाके। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पर बता सकते हैं कि भोजन जीर्ण होने के पश्चात कौन सा बढ़ता है, वात बढ़ता है। और इसके बाद बढ़ता है कि अपरा मतलब कह रहा है कि दिन के अंत में तो ये बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर दिन के अनुसार बात कर लेते हैं कि जब आप सुबह उठते हो तो सुबह आपकी बॉडी में क्या रहता है, कफ रहता है, और जब दोपहर होती है दोपहर में क्या रहता है, पित्त रहता है, और जब शाम होती रहती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वात बढ़ जाता है। ठीक, अब फिर से कह रहा है कि जब रात होती है तो धीरे धीरे कफ बढ़ता है। देन उसके बाद रात के जैसे 12 बजते हैं तो आधी रात होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अब इस मिड नाइट। ठीक है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूँ। मिड नाइट होती है तो पित्त बड़ा होता है। जब सुबह होने लगती है 4-5 बजने लगते हैं, ठीक है, सुबह का 3 से जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है कहीं ना कहीं वो वाला समय, तो उसमें क्या होता है, हमारी वात बढ़ती है। तो अर्ली मॉर्निंग जो भी आपको बोलना है, तो इस तरह से आप चलोगे तो आप यहाँ ईजी इनको बता सकते हो कि इसे यहाँ पर काल के अनुसार वात कब बढ़ता है, पित्त कब बढ़ता है और कब कब बढ़ता है। अगर आपको ये चीज़ें अभी याद होगी ना तो मेरा यकीन मान लीजिए आपकी ये चीज़ें सभी में काम आने वाली है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आप रटते रह जाओगे, वात दोष सभी के अंदर, कफ दोष सभी के अंदर। अगर आप यहीं से करके चलोगे तो अपने पास से आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। ठीक, तो ये मानसिक निदान हो गया और काल के अनुसार निदान हो गया। फिर हम बात करते हैं प्रकोपित वात के लक्षण। ठीक है, अगर वात प्रकोपित हो जाती है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो अब हम बात करते हैं प्रकोपित वात के लक्षण के बारे में। अगर वात का प्रकोपित हो जाता है उससे क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो मैं साइड बाय साइड आपको यहाँ पर मोस्टली जो है वो प्राकृतिक ही बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो प्रकोपित बता रहा हूँ, बात ठीक है, लेकिन मैं मोस्टली इस चैप्टर के अंदर प्राकृतिक चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों प्राकृतिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, विकृति विज्ञान पढ़ना है, आपको रोग निदान का ज्ञान करना है। अगर आपको मान लो वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष के प्रकार ही नहीं पता, आपको वात दोष कफ दोष के हेतु नहीं पता, आपको उनको संचय प्रकोप समझ नहीं पता, ठीक है, आपको उनको मतलब नहीं पता, तो कैसे आप वहाँ पर उसका विकृति विज्ञान रोग निदान में आप कैसे ज्ञान कर सकते हो, कैसे उसका फिर डायग्नोसिस करोगे। तो उसके लिए पहले आपको ज्ञान होना जरूरी होता है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकोपित वात के लक्षण के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया कि नानाविध प्रकार से उत्पाद, देखो नानाविध प्रकार से जो वात होता है, अगर आपने पढ़ा होगा कि 80 प्रकार के नानात्मक रोग होते हैं। देखो दो रोग होते हैं, एक सॉरी देखो दो होते हैं, एक नानात्मक रोग होता है, एक सामान्य रोग होता है। नानात्मक रोग में क्या होता है, स्पेशली वात की वजह से होता है, मतलब ऐसा रोग जिसके अंदर केवल वात दोष का इन्वॉल्वमेंट है। सामान्य रोग जिसके अंदर वात दोष का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कफ का भी हो सकता है और पित्त का भी हो सकता है, मतलब तीनों रोग का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर जो वात है वो 80 प्रकार के नानात्मक रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं। देन उसके बाद बल वर्ण वर्ण सुख आयु का उपघात होता है, ठीक है। प्रकोपित वात के लक्षण क्या होते हैं, ये हमारे जो बल होता है, हमारे जो वर्ण होता है, हमारे जो सुख होता है, इन सभी का कह रहा है कि आप उपघात हो जाता है, नाश हो जाता है, ठीक है। मन दुखी रहने लगता है। देखो जितने भी न्यूरो रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सुख का, दुख का, उत्साह का, अगर वात का कार्य पड़ा होगा तो सारा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, वात दोष के फंक्शन देखने को मिलेंगे। सभी इंद्रियों का हनन, मतलब जितनी भी इंद्रिया है भाई, इंद्रिय मतलब न्यूरो रिलेटेड से रिलेट कर सकते हैं, तो इनका हनन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, गर्भ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। गर्भ नष्ट का मतलब क्या है कि जो गर्भ हो रहा फोइटस है उसका भी यहाँ पर नष्ट हो जाएगा, गर्भ में विकृति उत्पन्न हो जाएगी, गर्भ का शुक्र दीर्घकाल तक धारण करना है, ठीक है। मतलब वायु का यहाँ पर गर्भ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, गर्भ का नष्ट होना, गर्भ में विकृति उत्पन्न होना, गर्भ को सुखाकर दीर्घकाल तक धारण करना, ठीक है। और भय, शोक, मोह, प्रलाप, प्राण नष्ट, ये सब प्रकोपित वात के लक्षण देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि वात की अगर वृद्धि हो जाए तो, ठीक है, जैसे हमने बात करी थी दोष की दो अवस्थाएं होती है। एक दोष की अवस्था प्राकृतिक अवस्था, मतलब अगर वात प्राकृतिक अवस्था में रहेगा तो क्या करेगा, देखो प्राकृतिक अवस्था में क्या है, उत्साह करेगा, उच्छ्वास करेगा, निश्वास। अगर आपने प्राकृतिक अवस्था का श्लोक पढ़ा होगा तो आप यहाँ पर इसको भी ऐड कर सकते हो, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, श्वास, चेष्टा, प्रकृति, ये वाला श्लोक है, ठीक है। वो मैंने ऐड यहाँ पर नहीं करा या मैं भूल गया हूँ, तो वो आप कर सकते हो कि प्राकृतिक वात के लक्षण क्या है, कि उत्साह का, उच्छ्वास का, निश्वास का, मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, सांस लेना, अंदर बाहर करना, जितनी भी क्रियाएं हो रही है, धातु को बैलेंस कर रही है, वो सब कौन कर रहा है, वात दोष कर रहा है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं विकृति की। तो विकृति के अंदर दो चीज़ आती है, वात की वृद्धि या वात की क्षय, ठीक है। प्राकृतिक आप चीज़ कर लेना, अगर आपको प्राकृतिक श्लोक नहीं मिलता है तो आप क्रिया शरीर में देख सकते हो, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर दूसरी वीडियो में प्राकृतिक वाले भी यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वात की वृद्धि के लक्षण क्या होते हैं। वात वृद्धम वाक्यम पुरुषम कार्श्यम कार्षण्यम गात्र स्फूर्णम उष्ण कामिता निद्रा नाशो अल्प बलत्वम गाढ़ वर्चस्तुचे। अब देखो मैं लिख तो यहाँ पर इसकी हिंदी भी सकता था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका श्लोक करो, क्योंकि यार आपके वात पित्त दोष क्या है, आपके आधार आयुर्वेद का पूरा आधारभूत है, ठीक है। आप पूरा सिद्धांत, अगर आप इनके श्लोक याद नहीं करोगे, इनको अच्छे से याद नहीं करोगे, तो आप कैसे टिक पाओगे। कहते हैं ना, किसी चीज़ को करने के लिए आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपका जो बेस है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहे, इसलिए आपको इनका श्लोक लिखा होना, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। देखो जब भी वात की वृद्धि होती है तो वाक्य पुरुष, मतलब जो वॉइस है वो आपकी क्लियर नहीं हो पाती है। कार शरीर मतलब एमिस्केटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, कार्षणीय, आपके बॉडी का कलर ब्लैकिश देखने को मिलेगा। गात्र स्फुरण मिलेगा, मतलब एक तरीके से वही पेन देखने को मिलेगा पूरी बॉडी में। उष्ण कामिता, उष्ण खाने की इच्छा देखने को मिलेगी, ठीक है। भाई खुद सोचना, वात के जो गुण है वो पित्त के थोड़े अपोजिट होते हैं। वात में क्या होते हैं, शीत हो जाती है, तो पित्त में क्या होगी, थोड़ा उष्णता होगी। और अपोजिट तो हमेशा काम करने का कार्य करता है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, होम्योस्टेटिस चाहती है। और आपकी बॉडी में वात बढ़ रहा है, मतलब ठंडा लग रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से बॉडी क्या चाहेगी, कहीं ना कहीं गर्म खाने की, गर्म की चीज़ों की इच्छा होगी। निद्रा का नाश हो जाएगा। देखो निद्रा का नाश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वात की वृद्धि में, ठीक है। तो हो जाए ना, उसके बाद अल बलत्वम, बल का हासिल हो जाएगा, बल कम हो जाएगा। गाढ़ वर्चस्व, जो आपका मल है वो कैसा हो जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि वायु का काम क्या होता है, सुखाना होता है, तो कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलेगा। फिर वात क्षय के लक्षण की बात करते हैं। वात क्षय मंदो चेष्ट नाम अल्प वाक्यत्वम अपरिशो मूढ़ संज्ञाता क्षय, यहाँ पर संधि हो जाएगी, तो ये महपरिशो नहीं है, अपरिशो मूढ़ संज्ञाता क्षय होगा। मतलब वात के क्षय की वजह से हमारी जितनी भी चेष्टाएं होती है वो मंद हो जाती है। प्राकृतिक वात के लक्षण देखो, प्राकृतिक वात के लक्षण क्या, उत्साह का कार्य कराना होता है, चेष्टाओं का कार्य कराना होता है। अगर वात ही नहीं है तो चेष्टा ही नहीं होंगी ना, ठीक है। अल्प वाक्त्व, देखो जब भी वात रहता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलता रहता है, जिसको हम बड़बोला बोलते हैं, दिन में बोलता रहता है, थकता नहीं है। लेकिन अगर वात कम हो जाएगा तो वात का यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत कम बोलेगा, ठीक है। वैसे भी वात जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बोलने के लिए, स्पीच के लिए,
ठीक है। एपिसो मतलब कह रहा है कि जो उसकी लाइफ में चीयरफुल हो रही थी वो उसका लॉस हो जाएगा। मूड संज्ञातना, मूड संज्ञा मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन। देखो हम बात को किससे रिलेट करते हैं, अपने नर्वस सिस्टम से रिलेट करते हैं। अगर उसका कम हो रहा है यानी कि सेंसेशन वगैरह जो नर्वस सिस्टम वो सारा क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं वाद प्रवाद के भेद के बारे में। देखो अब जो वाद के यहाँ पर भेद बताए गए हैं वो वाद के पाथवेज होते हैं। मैं पहले भी आपको ट्रिक बता चुका हूँ पुष्पा करके। ठीक है, इसमें किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु। ठीक है। अब देखो अब बात के यहाँ पर देखो प्राकृतिक कर्म देखेंगे। अगर आप पांच भेद बताए गए इनके अगर आप प्राकृतिक कर्म को पढ़ लेते हो तो इसके अनुसार ही हमारे विकृति को आप पता लगा सकते हो। देखो विकृति कोई ऐसे है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल चीज़ ही पता है तो आप नॉर्मल पता होगा। ठीक है, अगर जैसे मैं कह देता हूँ कोई व्यक्ति अगर 2 लीटर पानी पीता है वो उसके लिए नॉर्मल है। अगर वो 4 लीटर पी रहा है तो वह अब नॉर्मल हो जाएगा। अगर वो 2 की जगह 1 लीटर पी रहा है तो वो भी अब नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो सिंपल सी बात है। अगर आपको पता होगा कोई व्यक्ति इतना काम कर सकता है, ऐसे काम कर सकता है, ऐसा कर पा रहा है, ऐसे ज़्यादा कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी विकृति हो जाएगी। ठीक, जैसे कि हम प्राणवायु के केस में समझते हैं, स्थानम प्राणस्य मूर्धा कंठ जीव आस्य नासिका पिष्टिवन शब्द उद्गार श्वास कर्म आदि चाहिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो पहले तो इसका स्थान बताया गया है कि जो प्राणवायु जो होती है इसका जो स्थान होता है वो मूर्धा में होता है। ठीक है, उर में होता है, कंठ में होता है, जीवा में होता है, आस्य में होता है। ठीक है, और नासिका में होता है। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो पहले इसकी हम बात करते हैं। कंठ आप जानते हैं जो आपका थ्रोट होता है, जीवा टंग वगैरह, आस्य मुख वगैरह, नासिका नोज वगैरह। ठीक है, तो इन बात की वजह को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मूर्धा और उर। मूर्धा तो मस्तिष्क से रिलेट करते हैं, एम से मूर्धा, एम से मस्तिष्क। जो उर होता है उर को हम रिलेट करते हैं चेस्ट से। ठीक है, भूलना नहीं है चेस्ट। देखो 2 चीज़ आती है, एक आता है उर, एक आता है उरु। उर क्या होता है, चेस्ट से रिलेटेड होता है। उरु क्या होता है, आपकी थाई से रिलेटेड होता है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना उर और उरु में। ठीक है, तो प्राणवायु का स्थान क्या है कि मूर्धा उरकंठ जीवा आस्य नासिका। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसको कुछ इस तरह से याद करा था, मुख जान करके। मतलब मूर्धा उरकंठ जीवा आस्य नासिका, मुख जान। जो उसमें भी आपको करना है, मैंने पहले फालतू निमोनी बना लिया था और मुझको वही ध्यान रह गया। ठीक है, कभी कभी ये फालतू चीज़ें ध्यान ज़्यादा रहती हैं। फिर उसके कर्म बताए। देखो पहले श्लोक के अंदर इसका स्थान बताए गए हैं। ठीक है, स्थान। दूसरे श्लोक में कर्म बताए गए हैं। अब कर्म में क्या बताया गया, पिष्टिवन मतलब थूकने का जो कार्य करते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं हम, इसकी वजह से मतलब प्राणवायु वजह से कर पाते हैं। छब्दू मतलब जो छींक पा रहे हो तो वो भी किसकी वजह से कर पा रहे हो, आप प्राणवायु की वजह से यहाँ पर कर पा रहे हो। देन इसके बाद आता है हमारे पास श्वास आहार आदि चाहिए। मतलब जो भी आप श्वास ले पाते हो, जो भी आहार को आप ग्रहण कर पा रहे हो। देखो प्राणवायु क्या करती है, प्राणवायु क्या करती है, जो भी आप आहार लेते हो ना तो उसको यहाँ पर अमाशय तक ले जाने का कार्य है। ठीक है, नीचे ले जाने, अमाशय ले जाने का कार्य कौन करता है, हमारी प्राणवायु करती है। और उसके बाद उसको गुदला से बाहर निकालने का कार्य आपकी अपान वायु करती है। ठीक है, तो कर्म से। अब देखो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो, मैंने आपको बताया श्वास कर्म। श्वास के अंदर जो भी निश्वास है मतलब इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, और आहत मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मतलब जो भी आप आहार को ले रहे हो। ठीक, और जो हमारा पिष्टिवन हो गया, थूकना वगैरह हो गया, छब्दू छींकना वगैरह, उद्गार मतलब डकार वगैरह हो गया। तो ये सभी चीज़ भी किससे करते हो आप, हमारे प्राणवायु से करते हो। तो याद रखना पिष्टिवन, छब्दू, उद्गार, श्वास, आहार, कर्म आदि से किसके कार्य होते हैं, प्राणवायु के। देखो बच्चे सेकंड से फर्स्ट क्रॉप से सेकंड में पहुंच जाते हैं, सेकंड में थर्ड से पहुंच जाते हैं और उनको प्राणवायु के कर्म और स्थान नहीं पता होते। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, श्लोक को याद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए कुछ जिन चीज़ों को श्लोक इंपॉर्टेंट है वो आप श्लोक करो, ऐसे मत देखा करो श्लोक ज़्यादा हो गए। ये श्लोक आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी याद किए, मैं नहीं करवाई, किसी और ने नहीं। ठीक है, और अभी भी मैं ही करवा रहा हूँ, बस मेरा काम है करवाना। ठीक है, दोनों को याद करने, दोनों कौन, मुझे भी याद करने होंगे अच्छे से और आपको भी अच्छे से वो याद करने हैं। क्योंकि श्लोक ऐसी चीज़ है जिनको आप भूल जाते हो, लेकिन बार बार पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखो यहाँ पर आप कैसे दो चीज़ से आप क्या क्या चीज़ समझ सकते हो। अगर आपको 2 चीज़ पता है, स्थान और कर्म पता है, आपको पता है कि अगर स्थान किसी प्राणवायु का स्थान ये है, कर्म ये है, अगर प्राणवायु अपने स्थान पे नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, विकृति। देखो पहले आपने प्राकृतिक स्थान देखा कि जो हमारी प्राणवायु होगी मूर्धा में होगी, उर में होगी, कंठ में होगी, जीवा में होगी, आस्तिका में होगी, नासिका में होगी। अगर इन स्थानों पर नहीं मिलती है तो वो प्राकृतिक की जगह कैसे कर्म देखने को मिलेगा, विकृत कर्म देखने को मिलेगा। या जैसे मैंने बोल दिया कि श्वास आदि कर्म चाहिए, मतलब श्वास का जो कर्म होता है वो किससे होता है, प्राणवायु से होता है। अगर आपको कोई भी रिस्पायरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसे रिलेट करोगे, प्राणवायु से रिलेट करोगे। ठीक है,
जैसे कि श्वास, सिक्का, काश, ये सब होता है। ठीक, या फिर जैसे मैंने बोला कि आहार को ग्रहण करने का, अगर आहार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो वो किसी की प्राणवायु, मतलब आहार को आप डिग्लूटेशन नहीं कर पा रहे, निगल नहीं पा रहे हो, परेशानी हो रही, तो वो सब चीज़ें, समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सोचना है। जैसे मैंने बोला स्टीवन बोल दिया मान लो, अब स्टीवन का मतलब क्या है, थूकना। अगर आप थूक नहीं पा रहे हो, थूक नहीं आ रहा है, थूक नहीं पा रहे मतलब थूक नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, सलाइवेशन नहीं बन रहा है, तो किसी रिलेटेड प्राणवायु से रिलेटेड है, समझ रहे हो बात को। तो ये सब इस तरह से आपको यहाँ पर रिलेट करना है, ठीक है। देखो या फिर जैसे उद्गार हो गया, तो उद्गार की अगर मान लो अप्रवृत्ति हो जाती है, उद्गार नहीं आ रहा है, डकार नहीं आ रहा है, तो वो भी किसी रिलेटेड आपके यहाँ पर प्राणवायु से। अगर मैंने आपको यहाँ पर प्राकृतिक कर्म बता दिए तो यकीन मानिए आप विकृत कर्म अपने आप निकाल सकते हो। अब मुझे क्या यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, उसका अपोजिट ही तो लिखना है। इसका अपोजिट लिखने में ऐसा तो नहीं है मेरे पेन की सारी खारिज हो जाती, बस मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको 4 चीज़ें लिखूँगा वही है, आपको अपना दिमाग अब चलाना होगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो रोग निदान, ठीक है। रोग निदान पढ़ रहे हो, डिजीज़ पढ़ रहे हो, कोई डिजीज़ कोई स्पेसिफिक नहीं होती कि आपके पास 10 पेशेंट एक ही डिजीज़ के आएंगे, 10 पेशेंट या फिर 10 डिजीज़ के आएंगे, मतलब ऐसे नहीं, कोई भी पेशेंट कैसे भी डिजीज़ का आ सकता है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना दिमाग चलाना होगा। फिर हम बात करते हैं उदान वायु के। तो उदान से पुण्य स्थानम नाभ्यम उरुम कंठ एवं च। तो इसका जो पुण्य स्थान कहाँ पर होता है, नाभ्यम में होता है, उर में होता है। देखो उर और जो कंठ है वो तो हमारा सेम हो गया, ठीक है, बस यहाँ पर जो नाभ्य है वो अलग से अलग ना। फिर वाक परिवर्ती, मतलब जो बोल पा रहे, अगर मैं भी बोल पा रहा हूँ किसकी वजह से, वात की वजह से। प्रत्यंजन मतलब जो प्रत्ययन करते हैं, जो बल वर्ण इन सभी का जो कर्म करने का काम होता है वात के होते हैं, ठीक है। अगर आपको स्पीच रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस पे, उदान वायु की विकृति है, समझ रहे बात को। या फिर मान लो कि नासा और कंठ में कोई विकृति आ रही है, ठीक है, वो भी, ठीक, तो ये सब आप समझे। बल वर्ण आपका घट रहा है तो वो भी उदान वायु की विकृति की वजह से है। फिर हम समान वायु की बात करते हैं। तो समान वायु में क्या होता है, स्वेदो दोषो अम्बु वाहिनी स्रोतान से समादष्टम अंतरग अग्नि से पार्श्व सम अग्निबल प्रदानम। तो ये बताया गया है कि ये स्वेद दोष अम्बु वाहिनी, मतलब एक तरीके से इनके स्रोतस बताया गया है कि स्वेद व स्रोतस होता है और अम्बु मतलब जो जल व स्रोतस होता है, ठीक है, इनमें समादिष्ट होता है। और ये अंतरग्नि पार्श्व, मतलब जो आपकी जठर, अंतरग्नि कौन सी होती है, जठर अग्नि होती है, जो कि किसके अंदर होती है, आपका अमाशय पकवासा के मध्य गृहिणी के अंदर होती है, उसको अग्नि को बल प्रदान करने का कार्य करती है। वैसे मैंने आपको बताया पहले भी कि जो समान वायु वो जठर अग्नि को, जिसको हम अंतर अग्नि भी बोलते हैं, जिसको हम कोष्ठ अग्नि भी बोलते हैं, इसको हम पाचक पित्त भी बोलते हैं, पाचक अग्नि भी बोलते हैं, ठीक है, किसको, जठर अग्नि को, याद रखना। इसी को बल बढ़ाने का, भाई अग्नि क्या करती है, अब आप सोचो, सॉरी अग्नि नहीं, वायु क्या करता है। आप सोचोगे वायु सर वो तो आपको बुझा देगी, नहीं बच्ची नहीं, वायु को किससे रिलेट करो, ऑक्सीजन से। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो कैंडल जलेगी। कोई टेस्ट वगैरह याद आ रहा है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैंडल, अगर आपने 11th क्लास में प्लांट वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे कैंडल्स होती है हमारे पास, ठीक है, तो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, देखो ऐसे कैंडल वगैरह होती है। अगर इस कैंडल को हम ऐसे जार में ऐसे इसके ऊपर जार रख दें, ठीक है, ऐसे जार रख दें, अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो बुझ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें फिर हम यहाँ पर ऐसे प्लांट लगा देते हैं, ऐसे प्लांट लगा देते हैं, इस प्लांट की वजह से क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन आती है तो वो कैंडल जलती रहती है। तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कोई भी लाइट है, कोई भी कैंडल वगैरह नहीं जलती। इसी तरह आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो मतलब अग्नि को बढ़ाने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक। फिर हम बात करते हैं व्यान वायु। व्यान वायु मतलब ये ऐसी वायु होती है जो आपके सारे शरीर में व्याप्त होती है, ठीक है, कैसे होती है, जो आपके सारे शरीर में व्याप्त होती है, ठीक, जिसको आप व्यान वायु को अगर आप मॉडर्न से रिलेट कर सकते हो। सारे शरीर में क्या होता है व्याप्त, आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, या फिर आपका जो सिंपैथेटिक वो पैरासिम्पैथिक नर्व है वो होता है, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो, समझ रहे बात को, ठीक। अगर आप इसके श्लोक को पढ़ना चाहो तो श्लोक भी पढ़ सकते हो। देह व्यापन होती है सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णाम गति प्रसन्न अक्षर निमेश सदा, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ये क्या होती है कि सारे शरीर में व्याप्त होती है। देह व्यापन होती है सर्वतु व्यान शीघ्र गति निर्णाम, मतलब जो भी गति करने का वगैरह का जो कार्य होता है वो कौन करता है, आपका ये व्यान वायु करती है। गति प्रसन्न आक्षेप निमेश, मतलब ये जो गति होती है, आंखों को बंद करना, आंखों को खोलना, ये सब किसकी वजह से होती है, आपके यहाँ पर व्यान वायु की वजह से होती है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तो ये बताई गई है। तो व्यान वायु क्या होती है, सर्व शरीर में फैली हुई होती है, ठीक। तो अब जितनी भी गति हो रही है, अब गति किस किसकी हो सकती है, मान लो रस का रक्त में जा रहा है तो वो भी गति के थ्रू ही जा रहा है, या फिर श्वेत का जो निकल रहा है वो भी गति से निकल रहा है, संधि जो आपस में गति कर रही है मूव वो भी, आंखों को आप बंद कर रहे हैं वो भी, ठीक है, वो सभी चीज़ें, ठीक। देन ये बताया गया है।
तो अब इसकी विकृति क्या हो जाएगी, मतलब इन विकृति इनका अपोजिट कर देना। भाई संधिया की गति अच्छे से नहीं हो रही है, मान लो कि मूवमेंट जॉइंट में क्या हो गया, फ्रिक्शन आ गया, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, ठीक है, तो जॉइंट में क्या हो गया, मूवमेंट कम हो गई है, तो उससे भी समझ रहे बात को। तो ये सब चीज़ें आप रिलेट कर सकते हो, ठीक। जैसे मैंने बताया कि आँखों का मतलब बहुत ज़्यादा आँखों का मतलब आई कन्वर्जन वगैरह होना, मतलब ये नहीं होना, मतलब जैसे आदृत वगैरह हो सकता है, तो उसमें क्या होता है कि जो फेशियल होता है पूरा वो ना आई ना कोई फेशियल आई पैरालिसिस, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अपान वायु की हम बात करते हैं तो वृषण वस्त्रमेड़ च नाव्य उरु वर्चन गुदाम अपान स्थानम मंत्र शुक्रमुत्र आगे। तो यहाँ पर अपान वायु के स्थान बताए गए हैं, ठीक है, मतलब जो भी टेस्टिकल्स वगैरह होते हैं इसको हम वस्त्रन बोल रहे हैं। फिर वस्ती यूरिनरी ब्लैडर हो गया, मेडर पेनिस हो गया, नाभि हो गया, उरु हो गया, उरु मतलब थाई, एंड वंशन एंड गुदाम हो गया, ठीक है, वंशन प्रदेश हो गया और गुदाम प्रदेश हो गया। तो इनमें अपान वायु का स्थान होता है, ठीक है। मैंने कैसे याद करा था, देखो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे टेस्टिकल है, टेस्टिकल के ऊपर क्या होता है, आप अगर आपको केवल नाम ध्यान रखने है कि टेस्टिकल के ऊपर क्या होता है, मेडर होता है, मेडर होता है, और मेडर के ऊपर क्या होता है आपके यहाँ पर वस्ती होती है, ठीक है, और वस्ती के किसके अंदर होती है, नाभि के अंदर होती है, और फिर उरु भी होता है वहीं पर ही वंशन गुदाम, मतलब कुछ इस तरह से मैंने रिलेट करा था कि सारे जो नीचे वाले रीजन मतलब नाभि से लेके जो आपके उरु वाला है, मतलब थाई वाला जो रीजन है वहाँ तक के आपके सारे ऑर्गन मिल जाएंगे। अब इनका जो कार्य क्या होता है कि शुक्र मूत्र संक्रंति, मतलब जो शुक्र है, शुक्र ठीक, स्पर्म है, मूत्र टॉयलेट है, संक्रंति जो फीकल मैटर है, ठीक है, इनका कहता है कि त्याग कराना, ठीक है, या मृत्यु से जाति त्याग हो, या फिर जो आर्तव है, ठीक है, आर्तव है, तो इन सभी को कह रहा है कि आपको नीचे की ओर गति कराना। देखो अपान वायु ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि नीचे की ओर वायु को कराना, ठीक है। अपान वायु क्या करते हैं, जो भी मूत्र का पुरुष का त्याग करवाती है, और जो भी आर्तव होता है उसको भी नीचे की ओर करवाती है। अगर वो विकृत हो जाए तो वो रुक जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अब देखो, अब जैसे कि आपने अगर हम चरक संहिता पढ़ा होगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, अगर आर्तव रुक जाता है तो आर्तव रुक जाता है, गुलम वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, चरक निदान स्थान 3 गुलम वाला चैप्टर। तो वहाँ पर मैंने बताया था कि यदि आर्तव की विकृति हो जाती है, आर्तव रुक जाता है, आर्तव रुक रहा है कहीं ना कहीं अपान वायु की विकृति हो रहा है, तो आर्तव वहीं जाके इकट्ठा हो रहा है, जिसको आपको गर्भ को लगने लग जाता है और वो वहीं पर बड़ा होने लग जाती है, ग्रंथि टाइप सा ही, ठीक है। तो वो उससे से आप रिलेट कर सकते हो, मतलब मैं विकृति को बता रहा हूँ कि किस तरह से आप कितनी सारी विकृतियों को रिलेट कर सकते हो, समझ रहे बात को। अब ऐसा नहीं है कि मैं 2-4 आपको बता हुआ ही नहीं, आपको उनके कर्मों से, उनके स्थान से वो याद होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको इतना टाइम दे रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये चीज़ मैं पहले। देखो अब हम बात करते हैं पित्त दोष के बारे में। जिस तरह से हमने वात दोष का सीक्वेंस देखा था, भौतिक गुण, व्युत्पत्ति, पित्त का संचय, प्रकोप, समन, हेतु, लक्षण और वृद्धि, क्षय के लक्षण और प्रकार, उसी तरह से हम सेम यहाँ पर वात की तरफ पित्त के भी देखने वाले। पित्त का क्या श्लोक है, सहस्नेम उष्णम तीक्ष्णम च अवलम चरम कटु। तो क्या है कि जो पित्त होता है वो उष्ण होता है, थोड़ा उष्ण होता है, थोड़ा तीक्ष्ण होता है, ठीक है, इसकी क्वालिटीज़ बताई गई। अम्ल होता है, सरम होता है, बहने वाला होता है, कटु रस होता है, ठीक है। अब देखो इसकी व्युत्पत्ति जैसे मैंने बताया कि वह ही है, व्याकरण में अर्थ क्या है, मतलब व्याकरण दृष्टि से इसका क्या अर्थ है इस सब पित्त शब्द का। तो पहले बताते हैं तत्संतापे धातु में अगर आप कृदंत प्रत्यय लगाते हो तो पित्त शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है ध्यान और उष्णता, ठीक है। फिर पित्त का संचय में कारण, प्रकोप में कारण और समन में कारण। देखो संचय में मैंने आपको क्या बताया था, एक फैक्टर बढ़ाने वाला, एक फैक्टर घटाने वाला, ठीक है। अब एक फैक्टर बढ़ाने वाला क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरे फॉर्म को एक बार चार्जर पे से निकाल देता हूँ, ठीक है, ठीक। चलो देखो एक फैक्टर मानो बढ़ाने वाला होता है, घटाने वाला होता है, इसलिए इस चीज़ का संचय होता है। देखो अगर मैं आपसे कहूँगी अगर आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, ठीक, जैसे मान लो अगर आपकी लड़ाई हो गई है, तो अगर आपकी लड़ाई हो गई है और आपको किसी दूसरे पर्सन से लड़ना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई, एक तो मान लो कि आप रुक क्यों रहे हो, क्योंकि मान लो ये आपका दोस्त है, उसने आपको रोक रखा है, ठीक, उसने आपको रोक रखा है और आप लड़ना चाह रहे हो, इसने आपको रोक रखा है, तो इस वजह से आप क्या हुए वहाँ पर रुके हुए हो, इसको हम बोल रहे हैं संचय, समझ रहे बात को। मान लो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, अरे नहीं भाई खुद तो लड़ इसे, मैं देख लूँगा, ये बोल ले लड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, तो अब वो इससे क्या लगने लग जाएगा, लड़ने लग जाएगा इस व्यक्ति से, तो ये हो जाएगा प्रकोप, ठीक है, समझ रहे बात को। और परसम कैसे होगा कि आपका भी मन नहीं है लड़ने का और वो व्यक्ति का मन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, परसम हो जाएगा। इस तरह से कुछ इस तरह से मैंने रिलेट करा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि संचय में कारण क्या है,
अगर आप शीत युक्त करोगे तो ये पित्त को कम करेगा, तीक्ष्ण आहार लोगे तो पित्त को बढ़ाएगा। एक फैक्टर बढ़ाने वाला, एक फैक्टर घटाने वाला, एक फैक्टर बढ़ाने। प्रकोप में क्या हो जाएगा, पित्त फैक्टर बढ़ाने, उष्ण फैक्टर बढ़ाने वाला, तीक्ष्ण फैक्टर भी बढ़ाने वाला, क्योंकि ये दोनों क्या पित्त के गुण ही तो है भाई। देखो ऐसा नहीं है कि जो मैं गुण यहाँ पर लिख रहा हूँ वही गुण लिखने हैं, 7 गुण बताए गए वात का भी पित्त का भी, कोई सा भी उठा के लिख सकते हो। समन्वय कारण क्या है, देखो समन्वय कह रहा है कि ये पित्त को शीत गुण कम करता है और मंद गुण भी पित्त को कम करता है, तो इसलिए इसका समन हो गया। पित्त प्रकोप के हेतु, हेतु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि ये हर जगह आते हैं, क्योंकि हर डिजीज के अंदर दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। 3 ही दोष है, या तो वात का होगा, पित्त का होगा, कफ होगा, मिले जुले होंगे, मिले जुले में दोनों के लक्षण लिख दोगे, 3 होंगे तो तीनों के लिख दोगे। इसलिए इसको स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। यदि पित्त प्रकोप हो रहा है तो कौन से आहार विहार की वजह से हो रहा है। देखो आपके क्लिनिकल के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे आप पता लगाना है कि किसी के पेशेंट के अंदर, किसके अंदर वात दोष बढ़ा है, पित्त दोष बढ़ा है, कफ दोष बढ़ा है, कैसे पता लगाओगे आप। ये सब नॉर्मल पूछ लोगे कि निदान आहार विहार क्या है, क्या वो बोलेगा कि मैंने उष्ण द्रव्य का सेवन किया है, मैंने तिल का खाया, मैंने दारू पी है, अल्कोहल लिया, मतलब जो भी है वो सुरा ली है, ठीक है, और विधाइया ने खाया है, विषयुक्त भोजन खाया है, तो उससे आप पता लगा लो कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर, इस पेशेंट के अंदर आपका पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसके अनुसार भी आप चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये चिकित्सा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चिकित्सा सबसे बेस्ट क्या बताइए, संक्षेप में ही निदान परिवर्जन, मतलब कि निदान परिवर्जन में संक्षेप में एक चिकित्सा होती है, ठीक है। आगे देखेंगे, अभी नहीं समझना है आपको, ठीक। जैसे आहार निदान है कि आहार ने मतलब कौन कौन से आहार जो पित्त को बढ़ाते हैं, कटु, अम्ल, लवण, रस, ठीक, उष्ण, विधायी, तीक्ष्ण भोजन, तेल, अस्सी, अधि, सुराज। देखो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस 3 रस होते हैं, 6 रस मैंने आपको बताया कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 रस ही तो बताया मैंने, मधुर बताया, अम्ल बताया, लवण बताया, कटु, तिक्त और कषाय। ये 3 रस पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, अम्ल, लवण, कटु। ये 3 रस ही तो है, अम्ल, लवण, कटु, ठीक है। और उष्ण भोजन हो गया, विधायी भोजन हो गया, तीक्ष्ण भोजन हो गया, मतलब ये जितने भी भोजन है ना कहीं जो वात की जो गुण है ना, इनसे तीक्ष्ण है, उष्ण है, अम्ल है, कटु, इनसे रिलेट करते हैं। आप थोड़ा मैच भी करने की कोशिश करो। तिल हो गया, अस्सी हो गया, फिर यहाँ पर कुछ द्रव्य होता है, दही। देखो दही भी, वैसे तो दही हमारे कफवर्धक होती है, ठीक है, शायद इसको आप यहाँ पर काट दो, ठीक है। सुरा होगा, अर्नाल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं पित्त का भी बढ़ाती है, लेकिन मेनली वो कफ को ज़्यादा बढ़ाती है दही। विचार के अंदर कौन कौन से, विहार के अंदर कौन कौन सा आता है, क्रोध आता है, उपवास आता है, आताप आता है, स्त्री संसर्ग आता है, ठीक है। और काल अनुसार क्या है कि भोजन के जीर्ण होने के समय, ठीक है, भोजन के जीर्ण, जब भोजन का समय जीर्ण हो रहा हो, शरद व ग्रीष्म ऋतु के समय, ये मैं भी बता चुका हूँ, मध्यम और अर्धरात्रि में, ये सब बता चुका हूँ, बार बार नहीं करूँगा, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपका। प्रकोपित पित्त के लक्षण, देखो प्रकोपित पित्त के लक्षण क्या है कि पक्ति अथवा अपक्ति। देखो यहाँ पर प्राकृतिक कर्म बताए गए, विकृति कर्म बताए गए। अगर देखो प्राकृतिक पित्त के कर्म आपको पता होना चाहिए सभी को, कि जो प्राकृतिक पित्त का कार्य होता है वो देखने के लिए, ऊष्मा के लिए, खाने को पचाने के लिए, प्रवाह के लिए, मेधा के लिए, धैर्य के लिए, तो वो सारे जितने भी पित्त से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो अगर प्राकृतिक पित्त होता है तो वो आहार को पाचन करता है, लेकिन वो प्रकोपित हो गया है तो वो कैसे करेगा, आहार को पाचन नहीं करेगा। प्रकोपित पित्त होगा वो शरीर का तापमान को मेंटेन करना 37 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो प्रकोपित पित्त के लक्षण। देखो यहाँ पर प्रकोपित पित्त के लक्षण है सारे, और ये प्राकृतिक पित्त के लक्षण है। अब देखो प्रकोपित, देखो प्राकृतिक दिखाई देना, क्योंकि अब हम आँखों की बात करते हैं तो आँखों में हमारा आलोचक पित्त होता है जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसका विकृत कर्म क्या हो जाएगा, दिखाई नहीं देना। प्राकृतिक अथवा विकृत वर्णों को उत्पन्न होना। देखो अगर नॉर्मल पित्त रहेगा तो प्राकृतिक वर्ण रहेगा, नहीं तो विकृत वर्ण देखने को मिलेगा। प्राकृतिक पित्त रहेगा तो शौर्य रहेगा, अगर प्राकृतिक पित्त नहीं रहेगा तो भय रहेगा, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसाद, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं पित्त के वृद्धि के लक्षण एंड पित्त के क्षय के लक्षण। देखो सेम वही वाली बात है, जैसे मैं आपको पहले भी बताता था कि जैसे दोष है भाई, दोष को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है, एक इसकी प्राकृतिक अवस्था के लक्षण के अनुसार, एक इसकी विकृतिक अवस्था के लक्षण। मैंने प्राकृतिक यहाँ पर लिखा नहीं है, प्राकृतिक आप पहले जो वीडियो मैंने बनाई है, एक हमारा पदार्थ विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट में पढ़ाया है आपको, और क्रिया शरीर के अंदर ये चीज़ बताई है। और विकृति के अंदर 2 आती है, या तो चीज़ों का प्रकोप हो रहा है या चीज़ों का क्षय हो रहा है, ठीक है। प्रकोप हो रहा है तो प्रकोप का श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, पित्त वृद्धि पीत वास्तम संताप शीत कामित्वा अल्प नेत्रता मूर्छा बल हानि इंद्रिय नाम दौर्बल्यम पीत विष्णु मूत्र नेत्रत्वम च। तो यहाँ पर बताया गया पित्त की वृद्धि के कारण पीत भासता, ठीक है, मतलब बॉडी में पीलापन आ जाता है, संताप मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, शीत कामित्वा,
शीत खाने की इच्छा बढ़ जाती है। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, वात के अंदर क्या था कि वहाँ पर उष्ण कामित्व थी, यहाँ पर शीत कामित्व है। मूर्छा आ जाएगी, बल हानि इंद्रिय, वहाँ पर भी बल का नाश हो रहा था, यहाँ पर भी बल का भी नाश हो रहा है, इंद्रियों का भी नाश हो रहा है, दौर्बल्य हो रही है, वहाँ पर भी हो रहे थे। पित्त वीण मूत्र नेत्र क्षय, और पित्त वीण मतलब जो आपके मल है, मूत्र है, नेत्र, वो सब कैसे देखने को मिलेंगे, पीली देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो हम जॉइंटिस की बात करेंगे जब आगे कभी डिजीज है, क्लिनिकल पर्पज से समझ लो या फिर मतलब नॉलेज पर्पज से समझ लो, आगे वैसे हम पढ़ेंगे ही। अब जॉइंटिस में क्या होता है, मेनली पित्त रोग प्रधान पित्त की दृष्टि होती है। अब पित्त की दृष्टि होती है तो जॉइंटिस में भी क्या होता है, आप देखना नक के, मल के, मूत्र के, आंखों का, ये सब कर्ण का, ये सब क्या जाएगी, पीले पड़ जाते हैं। और पित्त में भी तो क्या पड़ रहे हैं, पीले ही पड़ रहे हैं। तो देखो आपका जॉइंटिस का भी कह रहा है सिम्टम एक तरीके से पित्त की वृद्धि से यहाँ पर समझ सकते हो, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो चीज़ कॉमन है, जैसे कि वहाँ पर उष्ण खाने की इच्छा हो रही थी वात के अंदर, पित्त के अंदर शीत खाने की इच्छा हो रही है। यहाँ पर अल्प निद्रा आ रही है, वहाँ पर निद्रा बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ठीक है, इस तरह से पित्त के क्षय के लक्षण क्या है कि पित्त क्षय मंद ऊष्म अग्नि था, कि आपकी जो अग्नि वो मंद हो जाएगी, निष्प्रभ मतलब जो बॉडी में चमक होती है वो चली जाएगी। अगर वात के प्राकृतिक कर्म की बात करोगे तो वो होता है प्रभा का, मेधा का, धैर्य का, शौर्यवान का, लेकिन वही नहीं है तो कौन सी प्रभा, कौन सी चमक, कौन सी लस्ट्रस बॉडी पे, उसका भी हास हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पित्त के प्रकार के बारे में। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे हमने BMS फर्स्ट ऑफ के अंदर पढ़ाता है, जैसे कि हमने देखो 5 प्रकार के पित्त होते हैं, प्रभास से याद किया था, पाचक पित्त, आलोचक पित्त, रंजक, भ्राजक और साधक पित्त। ठीक है, जैसे हमने देखा साधक मतलब साधना लोग कहाँ से करते हैं, ब्रेन से तो करेंगे, तो ये ब्रेन में इसके यहाँ पर लोकेशन देखने को मिल जाएगी, दिल और हृदय के अंदर। अब आलोचक, आलोचक मतलब आलोचक आंखों से रिलेटेड है, वो भी आप समझ सकते हो। फिर आता है रंजक, रंजक किसके अंदर होता है, पीलिया और यकृत के अंदर होता है। ठीक है, और पाचक जो पित्त होता है वो आपका गृहिणी वही, और जो भ्राजक पित्त होता है वो आपके स्किन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर मैंने ये इसलिए बनाया था ताकि आप इनके स्थान को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, वैसे तो स्थान यहाँ पर भी लिखा है, देखिए जैसे पाचक पित्त का कहाँ पर होता है, अमाशय और पक्वाशय, अमाशय और पक्वाशय के मध्य होता है गृहिणी के अंदर, आप लिख सकते हो। रंजक पित्त का बताया गया है सुश्रुति, यकृत और पीलिया माना है, जबकि भागवत ने अमाशय माना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ से रिलेटेड। भ्राजक पित्त त्वचा में होता है, आलोचक पित्त नेत्र में होता है, साधक पित्त हृदय में होता है, सिर में भी होता है, मस्तिष्क में भी होता है। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब इसके कह रहे हैं कि स्थान आपने देख लिया, कर्म और देख लिया। देखो यहीं पर देख लेते हैं कर्म की। देखो रंजक पित्त का क्या काम होता है, रंजक पित्त का रस को रक्त में कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर ये लीवर होता है, तो लीवर क्या करता है, जो भी रस होता है उसको रक्त में कन्वर्ट करने का काम करता है, उसे कौन करता है, रंजक पित्त। रस को रक्त में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लीवर से रंजक पित्त होता है। ठीक है, ये इसका मेन कार्य होगा। साधक पित्त, अब साधक पित्त में क्या हो जाएगा, देखो साधक मैंने क्या बताया था, कहाँ पर होता है, साधना किससे करते हैं, मस्तिष्क से करते हैं और हृदय के अंदर करते हैं। तो इसका जो कर्म होगा ना, मस्तिष्क से रिलेटेड कहीं प्रभा का, मेधा का, ये सारे इसका काम हो जाएगा, बुद्धि वगैरह का। ठीक है, फिर आता है आलोचक पित्त। तो आलोक पित्त आंखों में होता है, आंखों में क्यों होता है, क्योंकि वो दृष्टि देखने के लिए। भ्राजक पित्त स्किन में होता है, तो इसकी वो कलर ही देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो भ्राजक में क्या लिखा हुआ है कि त्वचा को ऊष्मा देता है, वर्ण और छाया प्रकाशन करता है। ठीक है, 2023 के एग्जाम में आई थी ये जो छाया पूछ ली गई थी, 5 प्रकार की छाया। ठीक है, जो 5 प्रकार की छाया होती है और 7 प्रकार की छाया होती है। मैंने नाम शायद वहाँ पर आपको बताए थे, पर लेकिन ये मैंने नोट्स के अंदर नहीं इंक्लूड किया था, अलग से बताए थे। और वैसे क्रिया शरीर के लास्ट में भी पर्वत छाया के बारे में वर्णन दिया गया था, वहाँ पर भी बताए थे। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेना, इसका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देख लेना कि पाचक पित्त पचाने का काम करता है, और जो भी हमारे मल मूत्र पुरीस है उन सभी को अलग अलग करने का काम करता है। देखो पाचक पित्त को हम बेसिकली जठराग्नि से रिलेट करते हैं, और जठराग्नि का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो क्या करता है कि पाचन के समित वो जितना भी मल है सार भाग और मल भाग में भी डिवाइड करने का काम करता है। रंजक पित्त मतलब रस को रक्त में कन्वर्ट करने का काम करता है। भ्राजक पित्त क्या होता है कि वो त्वचा के अंदर होता है, त्वचा को वर्ण देता है। ठीक है, छाया देता है। आलोचक मतलब आंखों में होता है। साधक मतलब बुद्धि में विमान के लिए होता है। तो ये तो हो गए हमारे पित्त के प्रकार। ठीक है, देन अब हमारा लास्ट आता है कफ। सेम वही सीक्वेंस चलने वाला है, कोई सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं है। देखो यही तो मैं चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि चीज़ों में जितना कम चेंजेस करो उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि चेंजेस होंगी तो आपको बार बार चीज़ें अलग अलग तरीके से देखनी पड़ेंगी, लेकिन एक चीज़ को आप कई बार देख लोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है।
आपका ये पूरा सीक्वेंस हो जाना चाहिए। कब दोष की व्युत्पत्ति की, उसकी उत्पत्ति जल से होती है, ठीक है, और इसका जो कार्य होता है सहयोग करना होता है, मतलब कहीं ना कहीं चीज़ों को जोड़ने का कार्य होता है। इसका संचय देखो शीत युक्त स्निग्ध गुण से होता है। अब यहाँ पर देखो शीत गुण कफ को बढ़ाने वाला होता है और स्निग्ध गुण भी कफ को बढ़ाने वाला होता है। अब देखो यहाँ पर खेला हो गया, खेला कैसे होगा, मैं क्या बताता था, संचय के अंदर एक फैक्टर घटाने वाला होता है, एक बढ़ाने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर बढ़ाने वाले हो गए। आप इसको नॉर्मल एग्जांपल से समझिए, आखिर संचय में दोनों फैक्टर बढ़ाने वाले क्यों हुए हैं। देखो एग्जांपल समझिए कि जैसे मैं आपको एक पूरा टेबल बना देता हूँ कि दोष बनाता हूँ पहले, कि आपके वात दोष होता है, पित्त दोष होता है, कफ दोष होता है, और फिर मैं आपका प्रकोप बताता हूँ और संचय भी बताता हूँ, ठीक है। संचय तो यहाँ पर वर्षा ऋतु में संचय होता है, यहाँ पर शरद में होता है, यहाँ पर बसंत में होता है, और यहाँ पर मान लेते हैं शिशिर में होता है, ठीक। कौन से आचार्य का वो आप लोग कमेंट में बताओगे। अब देखो, अब शिशिर के अंदर क्या है कि शिशिर के अंदर आपने कफवर्धक आहार विहार का सेवन किया, ठीक है, कफवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हो, और दूसरा इसमें कफ दोष की भी उत्पत्ति होती है, और एक और चीज़ की उसमें क्या होती है, ठंड होती है, शीत होती है। तो दोनों फैक्टर क्या हो गए, दोनों फैक्टर शीत संचय के लिए हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। अगर मान लो एक फैक्टर बढ़ाने वाला हो जाता है, घटाने वाला हो जाता है, तो इसी शिशिर के अंदर क्या हो जाता है, इसका प्रकोप हो जाता है, ठीक है। फिर बसंत की क्या आवश्यकता थी, जैसे मैंने बताया जब शिशिर ऋतु में इसका संचय होता है कफ का, ठीक है, संचय होता है। जब वसंत ऋतु की जब वो उष्णता होती है, देखो एक फैक्टर शीत हो गया, दूसरा जब उष्णता हो गया, मतलब एक फैक्टर कफ को बढ़ाने वाला और एक कम करने वाला, तब जाके इसका प्रकोप होगा। तो इसमें थोड़ा सा अपोजिट है, इसमें है कॉन्सेप्ट सभी के अंदर है, वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मान लो और एग्जांपल समझो, ये फ्रीज है, कि मान लो इस फ्रीज है, अब फ्रीज में क्या है, मैंने यहाँ पर बर्फ़ रख दी है, अगर बर्फ़ रख दी है, अगर मान लो ये दोनों फैक्टर बढ़ाने वाले हैं, भाई हमारे बर्फ़ भी शीत है और बाहर का मौसम भी ठीक है, मतलब ठंडा है, तो वो क्या है, मतलब दोनों फैक्टर क्या है कि बर्फ़ को बर्फ़ बनाने में रख रहे हैं, लेकिन अब बर्फ़ को मैंने बाहर निकाल दिया तो बर्फ़ क्या है, शीत, ठीक है, लेकिन बाहर का फैक्टर क्या है, उष्ण है मान लो, या फिर आपकी और कम हो गया फ्रिज की टेम्परेचर से, तो वो क्या हो जाएगा, इसका प्रकोप होने लग जाएगा। तो संचय के लिए क्या होना चाहिए, दोनों फैक्टर क्या है, दोनों फैक्टर बड़े हुए होने चाहिए। शिष्य से याद रखना कि ये एग्जाम्पल याद रखना। फिर प्रकोप में क्या होगा, एक फैक्टर बढ़ाने वाला तो एक कम करने वाला, संबंध में क्या होगा, दोनों फैक्टर ही कम करने वाले देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कफ प्रकोप का हेतु क्या है। आरस में क्या है, गुरु भोजन, मधुर भोजन, अति स्निग्ध भोजन, दुग्ध विकार, इच्छु विकार, द्रव भोजन, दधि सेवन, सर्पी का प्रयोग मतलब घृत का प्रयोग। बिहार के अंदर क्या है, अधिक निद्रा करने से, ठीक है। कालानुसार क्या है, दिन व रात्रि के अधिक काल में भोजन करने से, वसंत ऋतु में, ये सब मैं बता चुका हूँ। भौतिक गुण क्या है, गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुरम, स्थिरम, पिछलम, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा अभी। प्रकोपित कफ के लक्षण क्या है कि अगर प्राकृतिक अवस्था में अगर कफ होता है तो दृढ़ता होता है, लेकिन विकृत में स्थलतल आता है। अब इसे नॉर्मल समझ, जब भी आपकी बॉडी में लूजनेस आता है, जॉइंट्स में लूजनेस आती है, मसल्स में लूजनेस आती है, ठीक है, ये सब चीज़ उपचय कार्चर्य का कार्य करता है, उत्साह देता है, अगर प्राकृतिक अवस्था में होता है तो आलस से लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्राकृतिक अवस्था होती है और ये विकृत अवस्था होती है, क्या पता आगे जाके आपके नोट्स में वो ध्यान ना रहे, मतलब ऐसे ध्यान ना रहे, नोट्स में लिखा रहे तो ध्यान रख जाए, ठीक है। वृत्त क्लिप्ता ज्ञान अज्ञान वृद्धि और मोहन, ठीक है। वैसे मैं ये वीडियो काफ़ी लंबे समय से बना रहा हूँ, तो मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन हो गई है, ठीक है, तो कोई नहीं, फिर मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ। बस आप लोगों से यही मेरी उम्मीद रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो अच्छा ही है, मतलब मेरी जो मेहनत है वो एक अच्छी डायरेक्शन में आप लोगों के लिए मैं सही कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। कर्मवृद्धि के लक्षण, ठीक है। अभी देखो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई है, ठीक है, पानी वगैरह भी नहीं है अभी। तो श्लेष कफ की वृद्धि के लक्षण क्या है, श्लेष में वृद्धम सौकल्यम मतलब कह रहा है कि स्किन का कलर बिल्कुल वाइटिश हो जाता है। पीठ के अंदर क्या होता है, स्किन का कलर बिल्कुल पीला हो जाता है, ठीक है। और वात के अंदर क्या होता है, तो स्किन का कलर बिल्कुल काला हो जाएगा या अरुण वर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको आगे बहुत काम आएंगे। सहते हो जाएंगे, फीलिंग ऑफ कोल्डनेस होगी, मतलब ठंड लगने लग जाएगी। स्थैर्य, स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब स्थिरता ज़्यादा आ जाएगी। नहीं, कफ वृद्धि के लक्षण में क्या हो जाएगी, स्थिरता मतलब बॉडी आपकी बिल्कुल जाम हो जाएगी, रुक जाएगी एक जगह से, ठीक है। गौरव मतलब कि बॉडी मूव ही नहीं करेगी, गौरवता मतलब भारीपन आ जाएगा, अवसाद, डिप्रेशन वगैरह होने लगेगा। तंद्रा, ड्राउजीनेस आने लगेगी। निद्रा बहुत आएगी, देखो निद्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वात की वजह से निद्रा आ ही नहीं रही थी, पित्त की वजह से कम आ रही थी, और कफ की वजह से निद्रा ज़्यादा आएगी। और संध्या अस्थि विश्लेषण, जो संध्या और अस्थि है वो क्या हो जाएंगे, आपके बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे, विश्लेषण हो जाएंगे, ठीक है। लूजनेस ऑफ जॉइंट्स हो जाएंगे। अब कब क्षय के लक्षण क्या है कि श्लेष्मा क्षय, रुक्षतम अंतर्द्वया, मतलब अगर श्लेष्मा का क्षय हो गया तो आपकी जो अंतर्द्वया बर्निंग, इंटरनल बर्निंग सेंसेशन होने लगेगी। आम्य क्षेत्रम
श्लेष्मा आमाशयम, मतलब जो आमाशय के स्थान होता है, मतलब सॉरी जो कफ का जो स्थान होता है आमाशय में, उसमें ही आमाशय की कमी होने लग जाएगी। शून्यता, संधि शैथल्य, जो जॉइंट है वो लूज हो जाएंगे, तृष्णा लगने लगेगी, दौर्बल्य हो जाएगा, प्रजागरण चयन। ठीक है, तो ये सारे इसमें कुछ लक्षण बताए गए वो आप देख सकते हो। देन इसके बाद कफ के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जिस तरह से वात के 5 प्रकार थे, पित्त के 5 प्रकार थे, इसी तरह से यहाँ पर कफ के भी 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या कवितास है, कवितास करके देखो, क्लेदक कफ, अम्लक, बोधक, तर्पक और यहाँ पर श्लेष्मक कफ। ठीक है, अब देख लो जो क्लेदक कफ होता है, पहले मान लो तर्पक कफ, तर्पक काम पर तर्पण करने वाले, जो इंद्रिय को तर्पण करे, स्थान कहाँ पर होता है, मस्तिष्क होता है, और कर्म क्या होता है, इंद्रिय को पोषण करे। ठीक है, फिर आता है हमारा बोधक कफ, बोधक मतलब बोलने वाला, जो जीवा के अंदर होता है, उसका स्थान क्या होता है, रस का बोध कराने वाला, सिंपल सी बात है। फिर आता है अम्लक कफ, अम्लक स्थान कहाँ पर हो, जो आपका त्रिक प्रदेश होता है, स्कैपुलर और सोलियर रीजन के बीच में जो पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका कर्म क्या होता है, हृदय को बल देने का काम होता है, स्थान त्रिक प्रदेश में होता है। क्लेदक कफ कहाँ पर होता है, इसका स्थान आमाशय में होता है, क्लीन करने वाले का, और कर्म क्या होता है, भोजन को मृदु करने का काम कराता है। श्लेष्मक कफ का स्थान संधियों के अंदर होता है। ठीक है, और इसका कर्म क्या होता है, संधि को बल देने के, इससे हम साइनोवियल जॉइंट से, साइनोवियल फ्लूइड से रिलेट कर सकते हैं। सेम वही है। क्लेदक कफ का स्थान आमाशय के अंदर, अम्लक का समस्त संधियों के अंदर, ये मैंने गलत लिख दिया है क्या, अम्लक कफ का समस्त संधियों के अंदर नहीं होगा, ये गलत है पॉइंट। बोधक का जीवा के अंदर, तर्पक का सिर के अंदर, मस्तिष्क के अंदर आप बोल सकते हो, श्लेष्मक का समस्त संधियों के अंदर। अम्लक कफ का आप यहाँ पर लिख लीजिए त्रिक प्रदेश, त्रिक प्रदेश लिख लीजिए, हृदय प्रदेश लिख लीजिए। ठीक है, तो क्लेदक कफ का काम क्या होता है, अन्न को क्लीन करता है, मृदु करना होता है, अन्न को पिंड रूप में संघात करना है, गोल सा बनाना, बोवल पड़े होंगे अपने कि बॉलस, ये सब चीज़ें। अम्लक कफ के अंदर क्या होता है, संधि कुछ नहीं, इंद्रियपूर्वक कराता है। बोधक कफ जीवा में रहकर रस को पसंद आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें सिंपल सी चीज़ें। इसी के साथ गाइस चैप्टर कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से मेरा मनोबल बना रहता है, इस तरह की वीडियो के लिए मैं मेहनत करता रहता हूँ। थैंक यू गाइस।